हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एएलडी स्टडी पे। माई सेल्फ अरुण पटेल और आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं धुरंधर सीरीज का सेकंड लेक्चर। धुरंधर सीरीज आप लोगों को पता है बहुत ही खतरनाक सीरीज है, जो कि आपकी फिजिक्स को एकदम एकदम आसान बनाने वाली सीरीज है। क्लास 12th में 100% नंबर दिलाने वाली सीरीज है। 100% नंबर, कितने नंबर? 100%। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। आपके 100% नंबर आएंगे अगर आप लास्ट तक हमसे जुड़े रहते हैं तो। समझ गए बात को? और बिल्कुल विश्वास करना है। लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका था, हम आशा करते हैं कि आपने लेक्चर 1 देख लिया। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 2, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहले चैप्टर का लेक्चर 2 देखने वाले हैं। एक बार मोटी मोटी कहानी बता देते हैं क्या क्या पढ़ लिए थे हम लोगों ने। आवेश के बारे में पढ़ लिया था, आवेश को उत्पन्न करने की विधियां चल रही थी, और आवेश को उत्पन्न करने की विधियों में आज तीसरी विधि करनी है। प्रेरण के द्वारा आवेशन हम लोगों को पढ़ना है। प्रेरण के द्वारा आवेशन दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है सर। आवेशन किसके द्वारा? प्रेरण के द्वारा। याद करो, दो विधियां पढ़ चुके हैं। घर्षण के द्वारा आवेशन, दो बॉडीज को रगड़ेंगे तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे उसके ऊपर आ जाएगा धनात्मक आवेश, जिसमें चले जाएंगे उसके ऊपर आ जाएगा ऋणात्मक आवेश। और दूसरा चालन के द्वारा आवेशन, जब दो वस्तुओं को टच करा देंगे तो जो चार्ज वाली वस्तु है उसका चार्ज चला जाएगा किसमें? जिसमें चार्ज नहीं है, न्यूट्रल वाली में। क्यों? क्योंकि आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहता है। अब प्रेरण, प्रेरण चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन, चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है सर? यहां पे हम कोई एक न्यूट्रल बॉडी लेंगे, कोई उदासीन वस्तु लेंगे, उदासीन, और इस उदासीन वस्तु के ऊपर आवेश ला देंगे। क्या ला देंगे? आवेश, बिना किसी इस वस्तु को दूसरी वस्तु से टच कराए। प्रेरण का मतलब ही यही होता है। बेसिक कहानी समझा है? प्रेरण कि कोई आपको किसी काम को करवाने के लिए प्रेरित कर दे। जैसे फील समझना, आपको कोई काम करवाना है आपके पिताजी को, यानी मान लो आपको पढ़ने के लिए बोलना है, आप नहीं पढ़ते हो, आप निकम्मे हो, आप नालायक हो, और वो सोचते हैं कि आप दोस्तों के साथ घूमते रहते हो इसलिए और नालायक हो। चलो ठीक है, वो उनकी सोच है। दोस्तों के साथ घूमना नालायकपंती नहीं होती। दोस्त जिंदगी में, अच्छे दोस्त, दोस्त नहीं, अच्छे दोस्त जिंदगी में बहुत जरूरी हैं। इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता, जो बातें आपकी कोई नहीं सुन रहा होता है, वो दोस्त सुन रहा होता है। तो अच्छे दोस्त अगर हैं तो बहुत जरूरी है। हम तो इस बात को बोलेंगे कि दोस्त ना होना तो लड़का एक समय के बाद, जो संघर्ष में है जो लड़के, नाकाम नालायकों की बात नहीं कर रहे हैं हम, संघर्ष वाले लड़कों की बात कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या अपने ड्रीम के पीछे भाग रहे हैं। उनके जब सपने टूटते हैं, बिखरते हैं, तो दोस्त ही होते हैं जो उनके साथ होते हैं। नहीं तो हम कह रहे हैं संघर्ष करने वाले अगर दोस्त ना होना, इतने अकेले हो जाएं, 90% लड़के आत्महत्या कर लें, मर जाएं। दोस्ती ही है जो संभाल के रखे हैं। दोस्ती बहुत जरूरी है, अच्छी दोस्ती बहुत जरूरी है। इंसान को पहचानना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अनकंडीशनल भी होती है दोस्ती। आप अगर किसी के दोस्त हो तो आपको निभानी पड़ेगी दोस्ती, तब सामने वाला भी निभाएगा। क्लियर है कहानी? तो दोस्तों के साथ घूमना टहलना थोड़ा बहुत जरूरी भी है, लेकिन मेन काम है कि आपको पढ़ाना है। अब आपके पिताजी को आपको पढ़ाना है, आप पढ़ते हो नहीं, आप तो नालायक हो। अब तो क्या हो? नालायक उनकी नजरों में, हमारी नजरों में नहीं। उनकी उनकी नजरों में, हमारी नजरों में तो बहुत अच्छे हो। और क्योंकि ये उम्र ही है, थोड़ा बहुत तो घूमेगा टहलेगा ना इंसान। खून गर्म है, एनर्जी है शरीर में, आवेश प्रवाह हो रहा है, तो अट्रैक्शन रिपल्सन तो होगा ही होगा। वो कहां जाएगा? वो तो होगा ही होगा, सीधी सी बात है। तो एक दिन उन्होंने डंडा उठाया और तुमको खूब कूटा। डंडा एक वस्तु, आपकी बॉडी दूसरी बी वस्तु, कांटेक्ट में आ गई ना, फ्रिक्शन हो गया। क्या हो गया? फ्रिक्शन, लाल पड़ गई बॉडी, और आप फिर पढ़ने बैठ गए। यहां होगी चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। आपको काम कराने के लिए डंडे के कांटेक्ट में आना पड़ा। लेकिन एक दिन पिताजी ने क्या किया, दूर बैठे थे आप, दूसरे दूर बैठे थे, उन्होंने आपको मोटिवेट किया और आप प्रेरित हो गए। क्या हो गए? प्रेरित। और आपने काम कर लिया। यहां वस्तु को क्या किया जाएगा? प्रेरित किया जाएगा। कांटेक्ट में नहीं आएगी वस्तु। कितने स्टेप हैं समझना, समझना। अगर डिफिनीशन लिखने को आ गई कि क्या होता है प्रेरण के द्वारा आवेशन, तो आप लोग सिंपल डिफिनीशन लिखोगे, किसी
किसी उदासीन वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से स्पर्श कराए बिना यदि उसे आवेशित कर दिया जाता है तो इस घटना को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। समझो, किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से स्पर्श कराए बिना आवेशन कर दिए। क्योंकि सर आप सिर्फ बोल रहे हो, आप समझा नहीं रहे हो, थ्योरी वाली कहानी पे चले गए। समझना 3 स्टेप में कहानी होती है। कितने में होती है? 3 स्टेप में। स्टेप नंबर फर्स्ट, मान लो आपके पास कोई एक छोटी सी वस्तु है, कोई गोला है मान लो, और ये चालक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? चालक। अगर ये चालक नहीं है तो कहानी नहीं होगी। इसको कैसा होना पड़ेगा? चालक। मान लो ये चालक वस्तु है। क्या सर, क्या अचालक वस्तु को भी करा सकते हैं? नहीं, अचालक वस्तु को आप प्रेरण द्वारा आवेशित नहीं करा सकते। आपके पास जो वस्तु होनी चाहिए वो चालक होनी चाहिए, और चालक है तो इसके पास है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, हम बताएंगे कैसे नोट्स बनाने हैं। सिंपल सी कहानी, उदासीन वस्तु है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके निकट आप कोई आवेशित वस्तु ले आए। क्या ले आए? आवेशित वस्तु। आवेशित वस्तु कैसी होगी? कैसा भी चार्ज हो। मान लो हम कह रहे हैं इसके ऊपर प्लस चार्ज है, अगर नेगेटिव होता तब नेगेटिव वाला भी आप ले सकते थे। इसके ऊपर प्लस चार्ज है। जब किसी उदासीन चालक वस्तु के निकट आप आवेशित वस्तु को ले आओगे तो देखो क्या होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, देखना क्या होगा। समझना, बात को समझना। स्टेप नंबर 2 में बता रहे हैं इस कहानी को होगा क्या। जैसे इसको प्लस को लाओगे, प्लस को देखते ही क्या इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे क्या वो इसके पास नहीं आ जाएंगे? कहोगे सर बिल्कुल आ जाएंगे। तो जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू दिस चार्ज बॉडी, समझो बात को, समझो। इसको टच नहीं कराए, पास लेकर के आए, स्पर्श नहीं कराए, पास लेकर के आए हैं। इसका जो नेगेटिव आवेश है वो धनात्मक से आकर्षित हो जाएगा, और धनात्मक जहां था वहां का वहीं हो जाएगा। है कि नहीं? ये वस्तु कैसी हो गई? ध्रुवित हो गई। कैसी हो गई? ध्रुवित। इसमें 2 अलग अलग अपोजिट नेचर हो गए, एक तरफ ऋणात्मक एक तरफ धनात्मक। कहेंगे ये वस्तु होगी ध्रुवित। कैसी हो गई? ध्रुवित। तीसरा स्टेप क्या सर, यहां पे धनात्मक ना लाके ऋणात्मक ले आते तब भी ध्रुवित होती? बिल्कुल होती। अगर ऋणात्मक लाते तो ऋणात्मक को प्रतिकर्षित कर देते, धनात्मक को आकर्षित, इधर धनात्मक आ जाता है तब भी क्या हो जाती? ध्रुवित हो जाती। अब आप बताओ आपको कैसा आवेश चाहिए इस वस्तु के ऊपर? अभी भी ये उदासीन है, जितना धनात्मक है उतना ऋणात्मक है, जितना ऋणात्मक उतना धनात्मक है। कुल कितना है आवेश? 0 आवेश है, 0। अगर आपको इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश चाहिए, मान लो आपको इसको ऋणात्मक आवेश चाहिए, तो आप धनात्मक की तरफ से इसको भू संकर्पित कराओ। अंग्रेजों की भाषा में बोले कि अर्थिंग कराओ। अर्थिंग। जैसे ही इस ध्रुवित वस्तु, समझना बात को, अबे यार है, जैसे ही इस ध्रुवित वस्तु पर आपको जिस प्रकृति का आवेश चाहिए, आप उसकी विपरीत प्रकृति की तरफ से इसको ध्रुवित कराओ। आपको ऋणात्मक आवेश चाहिए, आप धनात्मक की तरफ से भू संकर्पित कराओ, अर्थिंग कराओ। और जैसे ही अर्थिंग कराओगे, अर्थिंग क्या करेगी? इसको न्यूट्रल कर देगी। और थोड़ी देर के पश्चात, तुरंत हटा लेना है, थोड़ी देर के लिए अर्थिंग करानी, नहीं तो अर्थिंग पूरे को न्यूट्रल कर देगी। इसके ऊपर आ गया ऋणात्मक आवेश। कहो कि सर सारी कहानी तो समझ में आ गई, ये जो अर्थिंग है वो क्या है? अर्थिंग को समझाते हैं। अर्थिंग आखिर होती क्या है, समझना ध्यान से।
अर्थिंग सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, जिसे हम लोग हिंदी की भाषा में बोलते हैं भूसंकर्पण। अर्थ यानी पृथ्वी कभी नहीं चाहेगी कि कोई वस्तु आवेशित रहे। कहोगे सर क्या बात कर रहे हैं? हाँ, पृथ्वी का एक काम है आवेशित को उदासीन बनाना। आवेशित को उदासीन बनाना। पृथ्वी को देखी ही नहीं जाती कोई आवेशित वस्तु। कहोगे सर आवेशित बनाने के लिए क्या करेगी? उदासीन बनाने के लिए करेगी। अगर कोई वस्तु धनात्मक आवेशित है, कोई धनात्मक आवेशित है, मतलब क्या है बेटा? इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इसको तुम पृथ्वी से टच कराओगे तो पृथ्वी अपने इलेक्ट्रॉन दे देगी और इसको उदासीन कर देगी। अगर किसी वस्तु के ऊपर ऋणात्मक आवेश है तो पृथ्वी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन ले लेगी और इसको उदासीन कर देगी। क्या कर देगी? उदासीन कर देगी। मतलब पृथ्वी इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है। पृथ्वी को कहा जाता है यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन डोनर, यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन गेनर। कितना भी इलेक्ट्रॉन ले सकती है, कितने भी इलेक्ट्रॉन दे सकती है, उसका काम है उदासीन कराना। तीसरे स्टेप में यही हुआ है, पृथ्वी के साथ धोखा हुआ है। आपको ध्रुवित वस्तु में जब आपने धनात्मक की तरफ से भूसंकर्पण कराया तो पृथ्वी को लगा अरे भैया धनात्मक वस्तु आ गई, चलो इलेक्ट्रॉन भेज के न्यूट्रल कर देते हैं। उसने इतनी वस्तु को न्यूट्रल किया और आपने तुरंत हटा लिया। थोड़ा सा और समय दे देते तो पूरे को न्यूट्रल कर देती, ये क्या है? ध्रुवित ना रहती। लेकिन आपने जब धनात्मक की तरफ से कराया, धनात्मक को भूसंकर्पित करा के निकाल लिए, ऋणात्मक आवेश आ गया। लेकिन अगर आपको ऋणात्मक ना चाह के धनात्मक चाहिए होता आवेश, तो आप ऋणात्मक की तरफ से भूसंकर्पण करा देते, ऋणात्मक को न्यूट्रल कर देती पृथ्वी और निकाल लेते फटाक से। क्या हो जाती? इसके ऊपर आवेश आ जाता। प्रेरण के द्वारा आवेशन 3 स्टेप में है। आप लोग विथ डायग्राम नोट्स में बना लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है, कूलाम का नियम। क्या आ चुका है? कूलाम का नियम बेटा, कूलाम का नियम, कूलम्स लॉ। क्या आ चुका है? कूलम्स, LU है, LUMB, कूलम्स लॉ आ चुका है। पढ़ते हैं क्या है कहानी। अगर दो आवेश हैं आपके पास, एक है Q1, एक है Q1, एक है Q1 और दूसरा है Q2, एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं और दोनों आवेशों के बीच में बल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बल की। तो समझना कहानी को, क्या कहा जाएगा कि दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा और दोनों आवेशों के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। F इज प्रोपोर्शनल वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जब व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, 1 के बटे में कहानी चली जाती है R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 क्या लिखा जाएगा? इन दोनों बातों को मिला के क्या लिखा जाएगा? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर और जैसे ही प्रोपोर्शनल हटेगा एक कांस्टेंट आ जाएगा F इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। समझना बात को, समझना क्या होगी कहानी, लिखा कैसे जाएगा। पहली बात क्या है? दोनों आवेशों के मध्य, देखना, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के, दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आज आपको थोड़ी सी हमारी एनर्जी लो लग रही होगी, उसका एक कारण है कि हम थोड़ा सा गले के ऊपर बहुत जोर नहीं दे रहे हैं, अंदर से ऐसा बोलने का प्रयास कर रहे हैं, एनर्जी को लूज किए हैं। क्यों? खांसी उठ रही है। थोड़ा सा भी हमने अगर गले से बोलना चालू किया तो खांसी बहुत तेज उठने लगेगी।
इसलिए हम नॉर्मल है, रिलैक्स किए हैं अपने आप को, तो इस तरह बोल रहे हैं। आसान टॉपिक है तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या है कहानी, आप लिख सकते हो थ्योरी। कैसे कहते हैं कूलाम का नियम, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे कूलाम का नियम कहते हैं। फॉर्मूला आ चुका है, फॉर्मूला आ चुका है, F इक्वल टू के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। जो के है वही है कूलाम नियतांक, कूलाम नियतांक। और कूलाम नियतांक का मान कितना है, 9 गुणे 10 की घात 9, 9 गुणे 10 की घात 9। क्योंकि मात्रक क्या है इसका, मात्रक देखो ध्यान से, F इक्वल टू के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर है कि नहीं। तो के बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर गुणा में Q1 Q2 बटे में F गुणे आर स्क्वायर स्क्वायर बटे Q1 Q2। तो क्या हो जाएगी कहानी, F का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर बटे Q1 Q2 कूलाम कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर। तो क्या हो गया मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। लेकिन इसकी एक और सुंदरता है फॉर्मूले की, ले लो स्क्रीनशॉट। सुंदरता है, ये जो के है ये निर्वात के लिए है। किसके लिए है, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए। मतलब ये जो बल है ना, कूलाम बल है, ये माध्यम पर निर्भर करता है। किस पे करता है, माध्यम पे। अभी बताएंगे तो कहानी क्या होगी। अभी ये निर्वात के लिए है, तो इसीलिए F इक्वल टू जो K है, K को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और जो इस पूरे का मान है वो उतना ही है, 9 गुणे 10 की घात 9। लेकिन अब यहां पे ये जो अलग कांस्टेंट आ गया, इसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। और निर्वात की वैद्युतशीलता का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। क्या हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा देखना। अब यहां पे जो एप्सिलॉन नॉट आया, इसका मात्रक हम लोग लिख रहे हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। क्या 1/4 पाई का कोई भी मात्रक होगा, नहीं होगा। तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट, मात्रक के लिए, मात्रक के लिए, ये गायब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मात्रक के लिए, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो 1/एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर गुणे में Q1 Q2 बटे में, तो F गुणे आर स्क्वायर बटे Q1 Q2। बहुत बेसिक से चल रहे हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या आ जाएगा, Q1 Q2 बटे F बटे आर स्क्वायर। Q1 Q2 कूलाम कूलाम, कूलाम स्क्वायर बटे F का मान न्यूटन और R का मीटर स्क्वायर। क्या जस्ट रिवर्स है क्या, हाँ उल्टा है, किसका, K का। देखना ध्यान से, जो K है, K है, अरे हाँ, अरे 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 अरे, जो K है, क्या है K, उसका जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। और जो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, उसका जस्ट उल्टा है, जो उसमें बटे में है इसमें ऊपर है, जो उसमें ऊपर है इसमें बटे में है। तो ये हो गया मात्रक। लेकिन हम एक कंपैरिजन करेंगे, जो कि कंपैरिजन 11th के एक टॉपिक से रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल से। यहां से जो बल आया है ये कूलाम बल है। कौन सा बल है, कूलाम बल। वैसे ये स्थिर वैद्युत बल है, बट इसको कूलाम बल के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग करेंगे तुलना। क्या करेंगे, तुलना। हेडिंग क्या रहेगी, हेडिंग क्या रहेगी देखना, हेडिंग रहेगी स्थिर वैद्युत बल तथा, और स्थिर वैद्युत बल मतलब क्या, स्थिर वैद्युत बल, जिसे क्या बोलेंगे, कूलाम बल। क्या बोलेंगे, कूलाम बल। और तथा किसमें, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर, गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। इधर लिखेंगे स्थिर वैद्युत बल के बारे में, इधर लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। इधर जो होता है, थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए रुको बेटा। लो, हो गया, सब कुछ सही है, सॉर्टेड है। देखो एक बार क्वालिटी सब सही है क्या, चल रहा है वीडियो, क्योंकि 2 बार वो हुआ है, लिंक हुआ है, चल रहा है। समझो बात को, समझो। आपको इन सब चीजों से क्या लेना देना, आपको तो पढ़ाई से मतलब है, तो पढ़ाई करो, ध्यान से करो। स्थिर वैद्युत बल, इधर है गुरुत्वाकर्षण बल।
और स्थिर वैद्युत बल जो है उसका फॉर्मूला आप लोगों ने अभी अभी देखा है, F इक्वल टू के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और जो कि K को क्या बोल सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू GM1 M2 बटे आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है। पहली कहानी क्या है, पहली कहानी है कि जो स्थिर वैद्युत बल है ये माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। और इसकी कहानी क्या है, यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ये वाला माध्यम पे निर्भर नहीं करता, यानी यहां पे जो जी होता है ना, आपने पढ़ा होगा, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल, पूरे ब्रह्मांड में कहीं चले जाओ, किसी माध्यम में चले जाओ, वायु में, जल में, कहीं भी, हर जगह सेम रहेगा, हर जगह सेम रहेगा। बट ये जो फॉर्मूला है, जो ये इसका मान है 9×10⁹, ये निर्वात के लिए है। तो माध्यम आएगा तो अलग माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, अलग माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। एप्सिलॉन M का मान सर क्या होगा, कुछ नहीं, अरे अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होगा, दिया जाएगा, जो भी माध्यम बोला जाएगा उसकी विद्युतशीलता दी जाएगी। अब इसका मान फिक्स थोड़ी है, इसका मान फिक्स थोड़ी है, ये तो निर्वात के लिए फिक्स हो सकता है। निर्वात एक फिक्स माध्यम है जहां कोई माध्यम नहीं है, थोड़ी सी वायु में आर्द्रता वगैरह बढ़ेगी तो एप्सिलॉन नॉट का मान बदलेगा, एप्सिलॉन M आ जाएगा। क्या जाएगा, एप्सिलॉन M। अब एक बात और समझो, बाकी कुछ कुछ कहानियां सिमिलर हैं कि दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, ये भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये माध्यम पर निर्भर करता है, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता। एक और छोटी चीज, एक एक कूलम के आवेशों के बीच में जितना बल लग जाएगा, एक एक किलोग्राम के द्रव्यमान के बीच में उतना बल नहीं लगेगा। अरे यहां तक कि कई कई हजार टन द्रव्यमानों के बीच में बल महसूस नहीं होगा, और छोटे छोटे आवेश भी आपस में काफी बल दिखा देंगे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो विद्युत बल है, ये क्या है, यह तीक्ष्ण बल है, यह प्रबल बल है, प्रबल बल है। और यह कैसा बल है, यह दुर्बल बल है। गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल है, कमजोर बल है बेचारा। पृथ्वी सूर्य जैसे बड़े ग्रहों के बीच में बहुत कम बल महसूस होता है, तो यह क्या है, दुर्बल बल, दुर्बल बल है। क्लियर है कहानी, इतनी कहानी क्लियर है क्या, क्लियर है। अब कॉन्सेप्ट पे एक और आते हैं, फॉर्मूले के ऊपर खेलना है, समझो फिजिक्स सीखने का विषय है, सीखने का, तो सीखते हैं। एक फॉर्मूला है आपके पास, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। लेकिन ये तब है जब कोई माध्यम की बात ना हो, यानी या तो बोल दो निर्वात है या कोई भी माध्यम ना है, तब ये फॉर्मूला। अगर माध्यम की वैद्युतशीलता दी है तो F बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अगर न्यूमेरिकल में दिया है माध्यम की वैद्युतशीलता तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। फिर तुम यहां एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखोगे, उसका मान लिखोगे एप्सिलॉन M। एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स होता है 8.85 × 10⁻12। समझ पा रहे हो बात को। लेकिन एक शब्द और आएगा, कभी कभी माध्यम की वैद्युतशीलता नहीं दी जाएगी, परावैद्युतांक दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक को एक और नाम से जानते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और आपके एनसीईआरटी में इसको के से ही लिखा गया है, लेकिन हम लोगों ने इसके पहले कूलाम नियतांक को के से लिख दिया, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम केपी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, केपी से। केपी परावैद्युतांक एक सिर्फ रेशियो है, एप्सिलॉन M बटे एप्सिलॉन नॉट। तो परिभाषा क्या हो जाएगी परावैद्युतांक की, जिसे हम लोग सापेक्षिक वैद्युतशीलता ही बोलते हैं। इसका एक और नाम है परावैद्युतांक का, या तो सापेक्षिक वैद्युतशीलता ही बोल सकते हो, सापेक्षिक वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता फील करना, माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं।
परावैद्युतांक का मान 2, 3, 4 ऐसे बहुत छोटा होता है। कभी कभी न्यूमेरिकल में सिर्फ परावैद्युतांक दिया जाता है कि इस माध्यम का परावैद्युतांक इतना है। तो कैसे लिखोगे, फिर फॉर्मूला क्या आएगा, देखो यहां से इस फॉर्मूले से आप निकालोगे एप्सिलॉन एम बराबर, क्या एप्सिलॉन नॉट गुणा में चला गया, तो यहां से चला गया तो क्या आ जाएगा, केपी गुणे एप्सिलॉन नॉट। और फॉर्मूला क्या है, यहां पे फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन एम की जगह पे क्या लिख सकते हो, केपी गुणे एप्सिलॉन नॉट। तो देखो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट केपी। अरे बेटा, चाहे केपी गुणे एप्सिलॉन नॉट लिखो, चाहे एप्सिलॉन नॉट लिखो गुणे केपी लिखो, बात तो वही है। और क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। क्या ये K है, क्या कहोगे, हाँ सर K है। तो क्या आ गया फॉर्मूला, K बटे KP Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जब माध्यम का परावैद्युतांक दिया रहे तब आप नया फॉर्मूला यूज करोगे, F इक्वल टू K बटे KP। K का मान सिंपल है, 9 गुणा 10 की घात 9। KP का मान 2, 3, 4 बहुत इजी दिया जाएगा। और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी बहुत जरूरी थी। 3 फॉर्मूले हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर कब लगाओगे, जब कोई माध्यम की बात नहीं होगी, ये निर्वात की बात होगी। लेकिन जब आपकी माध्यम की वैद्युशीलता दी जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हमारा गला थोड़ा खराब है इसलिए हम इतना ज्यादा नहीं कर रहे, तो न्यूमेरिकल भी करवा देते 2-3। माध्यम की वैद्युशीलता अगर दी गई है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जब परावैद्युतांक दिया गया है बेटा तो K बटे KP Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो बस आज की कहानी को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, वेरी 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 थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। और याद रखो, दोस्ती जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि जीवन नरक हो जाए। समय भी बहुत बड़ी चीज है, समय की कीमत को समझो, समय है ना। जिसने समय की कीमत को समझ लिया वही महान हो गया, इस बात को याद रखो। महान अगर होना है तो समय की कीमत को समझो। बहुत मजा आपको मिलेगा नहीं, मजा ही है फिजिक्स में मजा लेना सीखो। सोचो, एसी नहीं लगी है स्टूडियो में, गर्मी है, पसीना निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, दिख रहा है कि नहीं, बट सपने और समय सोचो, पूरा सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे तक, शाम तक पढ़ा है कंटिन्यू, 1 मिनट का टाइम नहीं मिला। और देखो कितना बज रहा है, 10:34, बोर्ड पे दिख रहा है नहीं, 10:34 का समय हो गया है। और हाथ पैर ऐसे ऐसे कांप रहे हैं, गला दर्द कर रहा है, खांसी उठ रही है, बट पढ़ा रहे हैं कि नहीं, पढ़ा रहे हैं ना बेटा। इसी प्रकार समय और मेहनत बहुत जरूरी है। समय की कीमत को समझो, दोस्ती यारी सब कुछ जरूरी है, बट समय बहुत जरूरी है। ये समय निकल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पछता जाओगे कि ये समय जो आपका समय है ना, ये गोल्डन टाइम है। IIT नीट निकलेगी 12th के बाद, बड़े बड़े कॉलेजों में जाओगे, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करोगे। हमारे 3 दोस्त हैं, हम आपको नाम बता देते हैं। एक है आर्यन केसरवानी, शायद वो देख ले वीडियो, और हम उसको सेंड कर देंगे कि तुम्हारा नाम मेंशन किए हैं। 40 लाख का पैकेज लगा है वीजा कंपनी, VI ऐसे होता ना, आप लोगों ने देखा होगा डेबिट कार्ड वगैरह पे लगा जाता है वीजा, VI ऐसे। एक है हमारा सूर, उसका प्राइवेट से पैकेज लगा है 90 लाख रुपए का, समझे, माइक्रोसॉफ्ट में। एक हमारा जो है सूर्यांश करके एक दोस्त है, IIT भुवनेश्वर, उसका 50 लाख का पैकेज लगा है, और हम यहां पढ़ा रहे हैं। शायद हो सकता है कि हम ऐसा बोल दें समय की कीमत नहीं समझी, लेकिन हमने समय की कीमत समझी, क्योंकि हमको पढ़ाने में मजा आता था, तो हम वो काम कर रहे हैं। तो हमें कोई उसका रिग्रेट नहीं है कि हमको वो काम कर रहे हैं तो हमको रिग्रेट है, बट उन्होंने भी समय की कीमत को समझा। और वही एक हमारा एक और दोस्त है समरेंद्र, वो जो है OTP मांगता रहता है 10-10 रुपए के लिए। समय की कीमत नहीं समझा बेटा, तो समय की कीमत को समझो, तो क्या है, महान हो जाओगे, नहीं तो महान नहीं हो पाओगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू, वेरी वेरी लव यू, बाय बाय।